Hello friends, welcome to Unacademy. This is me, Dr. Siddharth Arora. Friends, we are in the last few days of this year, 2024. और बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 2025 में अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड. मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि 31 दिसंबर तक हर एक के माइंड में ये होता है कि एग्जाम अगले साल है और 1 जनवरी को अचानक हमारे माइंड में एक अर्जेंसी आ जाती है बिकॉज एग्जाम उसी साल होता है. अब ये एक दिन का फर्क नहीं होता बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक रीसेट बटन दब जाता है कि यार एग्जाम अब इस साल होने वाला है. सो अभी तक 2024 है जी, एग्जाम कब दे रहे हो? 25 में दे रहे हैं. अब उसके बाद हम देंगे 25 में, तो 25 आते ही हम बोलेंगे यार इसी साल एग्जाम है. एक दिन का फर्क और एक्चुअली तुम्हारे माइंड में सारा का सब कुछ रीसेट हो जाता है. आज इसी चीज का एक फायदा उठाते. फायदा ऐसा उठा लेते कि कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करके देख लेते ऑन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दिस एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें कि हमको ये बात रियलाइज हो जाए कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड. इस टाइम पर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक रास्ते पे है या नहीं है. दीज आर चोजन क्वेश्चंस जो मैंने स्पेसिफिकली चूज किए और ये क्वेश्चंस एक्चुअली तुमको बहुत अच्छे तरह से बता देंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल तक है. वन, यू विल गेट टू नो दिस. सेकंड, दीज आर वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस. इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में आते हैं. सो तुम्हें बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाएगा. मेक श्योर कि तुम आखिर तक इस पूरे वीडियो के हर क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करो. प्लान ये है कि तुम्हारे पास पूरा फायदा हो ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन जर्नी. सो इससे पहले कि हम इसको आगे स्टार्ट करें, एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए फ्रॉम अनअकैडमी. दिस इज अमेजिंग ऑफर, फ्लैट 55% ऑफ है विद यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन विद एश्योर्ड सक्सेस. अगर तुमने जिस तरह से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से तुम हमारे मॉक टेस्ट वगैरह सबको कंडक्ट करते हो, सब कुछ पार्टिसिपेट करते हो, तो इन मोस्ट केसेस आपका 2026 में हो ही जाना चाहिए. लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन अनअकैडमी आपको ऑफर करेगा. इन अदर वर्ड्स कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स इट इज अ विन विन सिचुएशन. सो हम आपके साथ है टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. आपने से मेरा कोड याद रखना है, SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE. SIDLIVE मेरा रेफरल कोड है. Make sure that you utilize this and that should be good enough for you to take the advantage of this offer. Don't miss this. Prices बहुत ही सस्ते हैं, 23,999 and 18 months का is 25,999. I think ये बहुत ही reasonable prices है. One must not miss such kind of offers. तो start करते हैं. Alright, planning कुछ इस तरह से कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं तुम्हें 60 सेकेंड्स दूंगा, 60 सेकेंड दूंगा. तुम कमेंट सेक्शन में क्विकली आंसर देना स्टार्ट कर देना. कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि जैसे कि तुम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो. सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी ऑफ दिस पार्ट. दोज अमंग्स यू हु येट नॉट जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज द अपॉर्चुनिटी. राइट, दिस इज माय कोड डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. दिस इज द कोड. इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके जस्ट स्कैन दिस एंड यू विल बी ऑन माय टेलीग्राम चैनल इन अ जिफी. लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी आज, जो तुम लोग इस बात को पकड़ के रख लेना. सी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ज्यादातर लोग जो फंस जाते हैं ना, वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनको लोगों ने गलत फहमी में डाल दिया है. उन्होंने बोला कि दुनिया भर में जितना मर्जी ज्ञान है ना, सारा अर्जित कर लो और पीएचडी कर डालो. सॉरी, डोंट डू दैट. आज के क्वेश्चंस के बाद भी तुम्हें यह रियलाइज होगा कि आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं. मेक श्योर कि जो काम का है, जो एक्चुअली रेलेवेंट है, जो एग्जाम सेंटर के, केवल उतना पढ़ा जाए. रेस्ट ऑफ इट तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होती. सो इसी तरह से मैं हर एक को बोलता हूं कि आप पीएचडी मत करो, जो काम की चीज है वो मेरे साथ पढ़ लो एंड आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ टू टेक यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन. सो इन क्वेश्चन से तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी डिराइव्ड है. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ. एवरीवन रेडी? सो एक पेन पेपर भी ले लो, दैट ऑल्सो कैन हेल्प यू. लेकिन मैं बहुत खुशी होगी मुझे अगर तुम कमेंट सेक्शन में क्विकली आंसर देना स्टार्ट करोगे. अपने आप को मार्क्स भी देना, +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1/3 कर देना
फॉर अ रॉन्ग आंसर, और लास्ट में अपने स्कोर मेरे साथ शेयर करना तुम्हारा काम है। पहला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे स्क्रीन से हट जाता हूं, ओके, एंड दिस विल बी द एंटायर क्वेश्चन। 60 सेकेंड्स तुम्हारे सामने, शुरू में टाइमर भी चालू हो जाएगा। No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act is known as no ex post facto law, no retrospective application of laws, both of the above या none of the above। जल्दी से आंसर दो। तुम्हारे सामने टाइमर है, मेक श्योर टाइमर के अनुसार ही आंसर दोगे। तो ऐसे घड़ी फुल स्पीड पे जब एग्जाम में जाती है ना, तो सारी की कराई प्रिपरेशन हिल जाती है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं। एंड यू हैव 5 seconds, हरी अप क्विकली, एंड द टाइम इज अप। तो पहले मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं। आंसर ऑफ कोर्स इसका है सी, राइट, बोथ ऑफ द अबव। पहले अपने मार्क्स चेक कर लो फटाफट। +1 फॉर अ करेक्ट आंसर, -1/3 अगर तुमने रॉन्ग किया है, और 0 अगर तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करने की हिम्मत करी तो डोंट वरी। तो इसमें क्या बोला हुआ है, मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। जितने देर का वीडियो आंसर था उतने में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। कन्विक्टेड सबसे पहले बात की वर्ड है, कोई ऐसा ऑफेंस जब तुमने कंडक्ट किया, तुमने कोई गुनाह तब किया है, थिंक अबाउट इट, तुमने गुनाह तब किया है उस टाइम पर, एग्जैक्टली उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू लॉ, एग्जैक्टली उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक ऑफेंस होना चाहिए, वो एक जुर्म होना चाहिए एज पर लॉ। उस टाइम पर ये जुर्म ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फ्यूचर में एक क्रिमिनल लॉ बना दूंगा और उसको भूतकाल में, पास्ट में अप्लाई कर दूंगा। सॉरी, डजंट वर्क दैट वे। यू विल हैव टू गेट इट देयर एंड देन, उस दिन उसका लॉ होना चाहिए एज अ ऑफेंस। बाद में उसको ऑफेंस घोषित कर दिया तो जिस दिन आपने किया था उस दिन तो नहीं था ना, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉस। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक और क्वेश्चन, हरी अप। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी तरफ भागते हुए, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act is known as। जल्दी से आंसर। नो ex post facto law, no retrospective application of laws, both of the above, none of the above। देखो ऐसे ही होता है, जब एग्जाम में घड़ी फुल स्पीड में भाग रही होती है ना, तो प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाती है, इतना ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, कुछ याद नहीं आता। Hurry up, hurry up, hurry up. You have just 19 seconds. +1 for a correct answer. -1/3 in case you do not know the answer. Or yeah, you make a mistake, or unattempted पे 0. टाइम इज अप। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि इसकी चॉइसेस भी सेम थी और इसका आंसर भी सेम ही था। तो क्विकली मैं तुमको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। पहले तो अपने आपको फटाफट मार्क्स देते जाओ और फिर मैं तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं विद इन 1 मिनट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू क्वेश्चन। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था, आई सेड कि ऑन द टाइम और एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन यू कमिटेड अ पर्टिकुलर एक्ट, उस दिन वो एक्ट शुड बी बाय लॉ एन ऑफेंस। उस दिन बाय लॉ ये होना चाहिए कि ये जुर्म है, ये गुनाह है। नाउ ये भी, इसको भी बोला जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसी को भी बोला जाता है नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉस। इसी को ये एक और तरीके से सोचा जाए तो उस दिन एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉट एवर इज द पनिशमेंट दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस दैट कैन नॉट बी एक्सीडेड। तो उस दिन सजा थी 1 साल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, कि उस दिन 1 साल थी उस गुनाह करने की सजा। तो आपने जिस दिन किया उस दिन 1 साल थी,
बाद में पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने उसको 2 साल कर दी, सॉरी, आपके लिए वो सजा 1 साल ही रहेगी. द वर्ड इज इट कैन नॉट बी अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट. ये दोनों ही पार्ट इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दोनों ही चीजों को याद रखना सेम है. सो एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा होगा मुझे ऐसे उम्मीद है. अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हुए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नोन एज. ए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपर्डी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. हरी अप. इतनी जल्दी टाइम स्पीड देखा है, ऐसे ही होती है. हमको लगता है 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट हार्डली होता है, फटाफट खत्म हो जाता है. जल्दी जल्दी जल्दी. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नोन एज. Come on, come on, come on. Only 13 seconds, 12 seconds, 11 seconds. जल्दी करो यार, चक्कर क्या रहे हो? Hurry up. No ex post facto law, no double jeopardy, both of the above, none of the above. Time is up. Yes. वैसे तो यहां पर वर्ड आ गया था मोर देन वंस. ओके, तो मोर देन वंस से तुमको आंसर का आइडिया हो जाना चाहिए था. मोर देन वंस का मतलब होता है 2 या ज्यादा, तो डबल. ओके, तो वर्ड यहां पर आ गया नो डबल जेपर्डी. नो डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक बार इन एनी ऑफेंस दैट हैज यू बीन चार्ज विद, आइदर यू हैव बीन एक्विटेड और यू हैव बीन कन्विक्टेड, यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अगेन. थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज करो, क्रिमिनल लॉ जो होता है वो तलवार की तरह होता है. स्टेट के पास एक तलवार की तरह होता है, वो तुमको पनिश कर सकता है यूजिंग क्रिमिनल लॉ. आई होप तुम इस बात को रियलाइज करो. नाउ इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू दिस, अगर मैं ऐसा कुछ लॉ बना दूं या मैं ये सेफगार्ड ना रखूं, तो तुमने एक बार ऑफेंस किया, तुमको एक बार कन्विक्शन हो गई, मैं फिर से तुमको उसी चीज के लिए पनिश कर दूंगा. नाउ द पॉइंट हियर इज ये अलाउड नहीं हो सकता. ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड इज द की वर्ड जो याद रखना, जो मैं तुम्हें फिर किसी और दिन पूछूंगा, याद रखने वाली बात है, वो है सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस के लिए आपको डबल जेपर्डी की प्रोटेक्शन है. सिमिलर वर्ड नहीं यूज किया है, सेम. इट हैज टू बी एग्जैक्टली सेम ऑफेंस. उसी गुनाह के लिए डबल जेपर्डी की प्रोटेक्शन है. यह मिला आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया है. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. लेट्स सी. रेडी. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नोन एज. अरे सर ये तो सेम ही है, सेम ही है. हाँ हो, लगता है कॉपी पेस्ट हो गया, गलती हो गई. नहीं नहीं नहीं, ध्यान से ध्यान से. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नोन एज. ऑथोरिफाइज एक्विट, नो डबल जेपर्डी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. देख लो, घड़ी देखो. Keep a peripheral vision on the clock. The clock is ticking. बहुत ही बढ़िया. टाइम इज अप. नाउ वन में थिंक कि ये कॉपी पेस्ट हो गया, गलती से हो गया. नहीं हुआ बेटा. वो जो नो डबल जेपर्डी है ना, वही नो डबल. पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं. आंसर इसका सी है, राइट. सो क्विकली अपने आप को चेक कर लेना. ओके, +1, -1/3 और 0. देखो जी, हिसाब ध्यान से रखना. सारा खेल है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का. यू नॉट ट्रांसपेरेंट, यू नॉट अकाउंटेबल. तुम जो मर्जी मार्क्स बोल दोगे, ठीक आया तो मेरे, गलत आया तो किसी और का. डजंट वर्क दैट वे, राइट. जो भी होगा ईमानदारी से उसको ओन करना. लेट मी एक्सप्लेन दिस वर्ड, एक्सप्लेनेशन है. लॉ में ना मैक्सिम्स होते हैं. क्या होते हैं? मैक्सिम, MAXIM, मैक्सिम, सिद्धांत होते हैं. लॉ के सिद्धांतों को फॉलो करना होता है. जैसे तुमने सुना होगा ऑडी, ऑल्टर, आर्म, पार्टम. ओके,
ये एक मैक्सिम है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, ये एक मैक्सिम है। एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये सारे मैक्सिम्स है, सिद्धांत है, इनको आप फॉर्मूलाज की तरह यू कैन ड्रॉ पैरेलल फ्रॉम दीज मैक्सिम्स। नाउ इस केस में नो डबल जेपर्डी भी एक मैक्सिम से इमर्ज किया जिसे बोलते हैं ऑथरेफॉइस एक्विट। ऑथरेफॉइस एक्विट का मतलब हुआ कि वंस एक्विटेड you cannot be convicted again. So that's the entire context of authorized acquit. ये वही वर्ड है जिसको हम लोग नाउ डबल जेपर्डी बोलते हैं। इट इज वन एंड द सेम थिंग बट टेक्निकली उसे बोला जाता है authorized acquit। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ये तो 100% कॉपी पेस्ट है सच में। हाँ, ये 100% कॉपी पेस्ट है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस इज नोन एज ऑथरेफॉइस कॉन्विक्ट, नो डबल जेपर्डी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये तो पक्का ही कॉपी पेस्ट है यार, 100% कॉपी पेस्ट है। अच्छा, सोच समझ के आंसर दो। थोड़ा बहुत तो वर्ड के हिंट से भी समझ में आ गया होगा। क्विकली क्विकली क्विकली, पिछली बार क्या था? पिछली बार जो वर्ड था वो था ऑथरेफॉइस एक्विट। वंस एक्विटेड, एक बार तुम्हें बरी कर दिया गया, यू कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अगेन। इस बार वर्ड है ऑथरेफॉइस कॉन्विक्ट, राइट। एक बार तुमको कॉन्विक्ट कर दिया गया, तुम सजा भुगत चुके, यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑन प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अगेन। तो बात समझो, बात सेम ही है। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आया, ये बड़ा कि टॉपर मटेरियल क्वेश्चन हो गया, कभी तुम्हें क्वेश्चन आ गया ना, तो नो डबल जेपर्डी पर क्वेश्चन आया फॉर एग्जाम्पल, तो तुमको पता चलेगा नो डबल जेपर्डी को लैटिन मैक्सिम में ऑथरेफॉइस कॉन्विक्ट एंड ऑथरेफॉइस एक्विट दोनों बोला जाता है। मेक श्योर दैट यू नो बोथ ऑफ देम एब्सोल्युटली करेक्टली। बहुत ही बढ़िया सर, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस नाउ। नो पर्सन accused of any offense, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself is known as no self incrimination, no double jeopardy, both of the above, none of the above। Yeah, तो समझ के आंसर देना। Only 12 odd seconds left. Hurry up. एंड द आंसर हेयर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये वर्ड ना इतना फेमस हो चुका है बिकॉज यू नो आजकल क्रिमिनल लॉ के बारे में बहुत सारी खबरें आती रहती है। इसको बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। आंसर ऑफ कोर्स इसका हो गया ए, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। थोड़ी देर किसी भी बॉलीवुड मूवी के बारे में विचार करो, ओके खासकर जो एक्शन थ्रिलर्स होते हैं जिसमें जो हीरो होता है उसका दुश्मन एक पुलिस वाला होता है। अब पुलिस वाला जो होता है वो हीरो को उठाकर थाने में ले जाता है और बोलता है देखो जी मैंने ना तेरे को ऊपर ना केस थोप देना है, तू मुझे सच्ची बता कि तूने मर्डर किया है कि नहीं किया, और फिर वो उसको पीटता रहता है। ऐसा पूरी मूवी में ऐसे ही दिखाते रहते हैं। नाउ जो हीरो होता है वो मार भी खा रहा होता है, बोलता है नहीं मैं कभी नहीं मानूंगा कि मैंने ही ये ऑफेंस किया है, मैंने नहीं किया है। एक्चुअली ही डज नॉट नो लॉ। वो जो हीरो है ना उसको लॉ नहीं पता। ऑल ही शुड हैव डन कि उसको पता होना चाहिए कि अगर उसने उस पुलिस वाले के सामने बोल भी दिया, सो कॉल्ड इकबाल जुर्म कर भी लिया, मान भी लिया कि हां जी मैंने किया है, तो भी वो एविडेंस नहीं काउंट होता। इट इज नॉट एडमिटेड एज एविडेंस, क्योंकि वो ओपनली एंड फ्रीली इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बोला गया।
बंद दीवारों के पीछे या बंद कमरों में अगर आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट दे भी दी जो पुलिस के सामने दी गई या उसके सामने दी गई जिसको कस्टडी है, जो कस्टडी में, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, जो भी हो, तो उसको ऊपर एक्सेप्ट इन अ वेरी फ्यू केसेस, जैसे कुछ स्पेशल लॉज है, जैसे पीएमएलए है, राइट, टाडा पोटा में कभी थोड़े थे, मकोका के कुछ केसेस में थे, ज्यादातर केसेस में इट इज नॉट एडमिटेड एज एविडेंस। अब तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि इट इमर्जेस फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में से आता है, विच इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन के हिसाब से आप बचे रहोगे। यही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फिफ्थ अमेंडमेंट यानी कि फिफ्थ राइट कहलाता है। तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि somebody is not answering, in fact डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी ऐसा था, तो he was saying कि I will not answer a particular question। क्यों? बिकॉज उनके पास फिफ्थ अमेंडमेंट है, वो बोलते हैं आई विल टेक द फिफ्थ। फिफ्थ का मतलब क्या? वह है राइट टू रिमेन साइलेंट, मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट विल पोटेंशियली सेल्फ इंक्रिमिनेट मी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप तुमको ये याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आते हुए तुम्हारी तरफ अभी के भी, ये क्या है सर? फिल इन द ब्लैंक है। ओके, डैश लॉ इज वन दैट इंपोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली, दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेस द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट्स। देख लो, मैं तुम्हारे सिर्फ यहां पर टाइम पास नहीं हो रहा, यहां पर एक्चुअल ट्रेनिंग हो जाएगी तुम्हारी, एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सोच समझ के आंसर दो। फिल इन द ब्लैंक है, क्विकली क्विकली क्विकली। बहुत ही बढ़िया। अभी अभी हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था। हाँ, किया तो था। तो एक्चुअली हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं से इमर्ज कर रहा था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि यू कैन नॉट बी फेसिंग अ लॉ या यू कैन नॉट बी फेसिंग अ पेनल्टी फॉर अ लॉ या फॉर एन एक्ट विच वॉज नॉट एन ऑफेंस एट द पॉइंट एट द टाइम when you committed that offense या so called you committed that act। तो उस लॉ को क्या बोलते हैं? तो उस लॉ को बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसीलिए हमारे यहां पर है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सो हमारे पास नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। इन अदर वर्ड्स हमारे पास आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 की प्रोटेक्शन है। इसी को बोला जाता है नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉस। तो उसी का नाम क्या हो गया? मैंने देखो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन दिस वेरी पर्टिकुलर पर्पस। तो तुम्हारा आंसर ऑफ कोर्स है सी। ये दिस वाज जस्ट अ स्पेशल रिवीजन फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव डन। एक और क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस। एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दो। An ex post facto law is prohibited under ex post facto law is prohibited under। अब भी मैंने कम से कम 10 बार बता दिया है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत होना नहीं चाहिए था। ओके, बाय ऑल मींस आई थिंक दिस शुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी मैंने कम से कम 2-3 बार बता दिया था। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 से ये इमर्ज करता है, सो देयर इज नो रीजन कि तुम्हें ये नहीं आना चाहिए था। आंसर ऑफ कोर्स इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलती होनी चाहिए, बट अगर अभी भी हो रही है तो इट इज गुड दैट यू बेटर रिवाइज दिस। अरे अब अगर तुमने क्वेश्चन दे दिया, आंसर दे दिया, तो तुम हो इंटेलिजेंट बच्चे। An ex post facto law is prohibited only for civil law, criminal law, both A and B, none of the above। टाइम चालू हो गया है।
हरी अप। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज प्रोहिबिटेड ओनली फॉर, तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो मैं आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज वगैरह सब कुछ बता रहा हूं, ये कौन से टाइप के लॉज पर एप्लीकेबल है? क्या सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? हरी अप। बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना और इसको कहीं पर लिख लो। सिविल लॉज जो दीवानी वाले कानून होते, ये जो लॉज होते, इन लॉज पर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकती है। बाद में लॉ पास किया जा सकता है और किसी इवेंट इन द पास्ट पर इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्सेशन लॉ तो बड़े आराम से रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। तुमने कई बार सुना होगा कि जी टैक्स लॉज को चेंज कर दिया गया है, वहां से जहां से तुमने ये ट्रांजैक्शन की थी उस पर अप्लाई होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी अप्लाई हो जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तुम्हें याद होगा एक बड़ी फेमस जजमेंट थी IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और उसके पहले ऐसे बहुत सारे केसेस है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके, जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी अप्लाई कर सकते हो टू एन इवेंट इन द पास्ट। केवल ये प्रोटेक्शन क्रिमिनल लॉ पर लागू होती है और कहीं पर भी ये लागू नहीं होती। सो मेक श्योर ये याद रखना, और आज के बाद ना ऐसे बोलना ही स्टार्ट कर देना दैट देयर शैल बी नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। इट विल हेल्प यू मेक श्योर कि आप कभी ऑन द डे ऑफ द एग्जाम ये गलती ना करो। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। Which of the following is an example of a rigid constitution? American Constitution, British Constitution, Constitution of India, या all of the above? 1 मिनट ही है, okay? Which of the following is an example of a rigid constitution? American Constitution, British Constitution, Constitution of India, या all of the above? तो ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया। सोच समझ के आंसर दो, एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, राइट? जस्ट रिलैक्स एंड डू दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन? You have about 10 more seconds. Great. और इसका आंसर इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. Let me explain this to you again. So answer of course is A. Let me explain this to you again. So what is a rigid constitution? What is a flexible constitution? And इसका डिफरेंस क्या है? ये रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का यहां पर जो महत्व दिया गया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, और द क्लासिफिकेशन दिया गया है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ये कितने आसानी से बदला जा सकता है। हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अमेंड दिस। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बदला जा सकता है कि जैसे एक साधारण लॉ पास किया जाता है, जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ पास किया जाता है बिना किसी और से पूछे, जैसे इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, वहां का पार्लियामेंट ऐसे बदल देता है जैसे यूनाइटेड किंगडम को एक साधारण लॉ पास करना होता है, वैसे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते। और क्योंकि इंग्लैंड का जो सिस्टम है, जो राज्य व्यवस्था है, वो एक यूनिटरी सिस्टम है, तो वो जो लंदन में बैठा हुआ पार्लियामेंट है उनका वही फैसला कर लेता है, उनको और किसी से पूछना ही नहीं पड़ता, बिकॉज इन एनी केस देयर इज नो सो कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर वहां पर। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा होता है, राइट? उनको इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। पहले वो उनका यूनियन यानी कि उनका कांग्रेस एंड सेनेट ये पास करेंगे, फिर 3/4 ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करेंगे, और सारे के सारे, मतलब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है जिसको इस तरीके के सिवाय और किसी तरीके से अमेंड किया जा सकता है। तो वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड स्ट्रक्चर में है, और इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल मेथड में। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो दिस इज हाउ यू स्टडी। अगला क्वेश्चन, which of the following is an example of a combination of rigid and flexible constitution? American Constitution, British Constitution, Constitution of India, या फिर all of the above?
यार ये कैसा क्वेश्चन हुआ? अरे क्वेश्चन बहुत टफ है। देखो, द क्लॉक इज टिकिंग, क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी अभी मैंने तुमको एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है यार? ऐसा भी कौन सी चीज होती है जो आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है? सो आंसर ऑफ कोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट वन मस्ट नो कि इसका मतलब क्या होता है। तो इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट खुद ही कर लेता है। तो इन अ वे इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यार यूनाइटेड किंगडम में उनका पार्लियामेंट ही सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंग्लैंड में पार्लियामेंट कर लेता है, इसलिए हमने उसको फ्लेक्सिबल बोल दिया था। टू अ सर्टेन एक्सटेंट हमारे यहां पे भी फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास भी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट खुद कर लेता है। लेकिन देयर आर अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिनको पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकता। दीज आर दोज जो फेडरल स्ट्रक्चर को टच करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल 7th शेड्यूल को चेंज करना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट को, या फिर हमें कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम निकालना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी वाला। सो ऐसे में हमको हाफ द स्टेट्स की रैटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो नाउ दिस विल रिमाइंड यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड स्टाइल है तो फ्लेक्सिबल हो गए, कुछ ऐसे हैं जो अमेरिकन स्टाइल हो गए तो रिजिड है। तो हमारा कॉम्बिनेशन इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप यू वर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हुए, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी is needed to amend the constitution as per article 368? A, special majority, that is 2/3 of the members of each house present and voting, and a majority more than 50% of the total membership of the house. Special majority of the parliament with ratification of all of the states. सिंपल मेजोरिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच समझ के आंसर देना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। Which of the following types of majority is needed to amend the constitution as per article 368? देखो यहां पे कुछ स्पेसिफिक डाला है मैंने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ध्यान से। इसमें तुम्हारे आंखों का भी टेस्ट है सर, आईसाइट का भी टेस्ट है, बिल्कुल आईसाइट का भी टेस्ट है इसमें। So the answer of course here is A. अरे A क्यों है? Why is the answer A? Because तुमसे कुछ मिस हो गया। तुमने यहां पर मार्क देख लिया all of the states. You notice this part? हाँ सर, it is not all of the states. Half the states को ratify करना होता है। तो half the states को ratify करना है, इसलिए all of the states वाला चॉइस गलत हो गया। मैंने तभी तुम्हें बोला था ना, your eyesight is also getting tested. The devil lies in the detail. So special majority चाहिए जरूर होती है, ओके, इन द पार्लियामेंट। रैटिफिकेशन भी करवाना होता है, लेकिन वो रैटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स ने करना होता है। यहां लिखा हुआ है ऑल ऑफ द स्टेट्स। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं और एग्जाम के प्रेशर में वन टेंड्स टू फॉरगेट कि द डेविल लाइज इन द डिटेल, और यूपीएससी एग्जामिनर बड़ा हंसते हंसते तुम्हें -1 दे देगा। Just acknowledging this fact कि you have to be very careful on the day of the exam. इसलिए क्वेश्चन को आगे और पीछे A to Z and Z to A दोनों पढ़ो। That is the only way you will be able to answer this question. So answer of course इसका था A. Okay, so +1 for a correct answer, -1/3 for a wrong answer and 0 अगर unattempted रह गया। I hope तुम इससे कुछ सीख रहे हो। ज्यादातर लोग जब MCQ सेशंस कंडक्ट करते हैं या करवाते हैं या खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सिर्फ एबीसीडी खेलते रहते। नो, वन मस्ट लर्न द फैक्ट्स, वन मस्ट ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस पार्ट। विच आर द फॉलोइंग आर यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या सिंगल सिटीजनशिप? Hurry up. Which of the following are unitary or non-federal features of the Constitution of India? थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो तुम्हें वर्ड्स में ही मिल जाने वाला है. यू कैन इजीली गेट दोज वर्ड्स. क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है आंसर. Which of the following are unitary or non-federal features of the Constitution of India? And the time is up. Actually, you should have answered this very easily. Considering, मैं वैसे तुम्हें पहले आंसर बता देता हूं. आंसर ऑफ कोर्स इज डी. ओके, सॉरी, इसमें ए आ गया. आंसर ऑफ कोर्स इज डी, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. तो यूनिटरी फीचर्स और नॉन फेडरल फीचर्स का मतलब क्या हुआ? आंसर डी है, डी, राइट? जस्ट फॉर योर करेक्शन. फेडरल का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है. फेडरल मतलब हम उसको डिवाइड कर देंगे. सेंटर और स्टेट में जो पावर्स डिवाइड हो रही है उनको बोलते हैं फेडरल फीचर्स. तो हमारे पास है डिवीजन ऑफ पावर्स. देखो वर्ड हो गया फेडरल. सेंटर के पास कुछ पावर्स है, स्टेट के पास कुछ पावर्स है, डिवीजन हो गया. टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवाइड हो गया, दो हो गए. जैसे दो होते हैं फेडरल फीचर्स होते हैं. अब कहीं लिखा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि जब दो फीचर्स होते हैं या दो गवर्नमेंट्स होती है या डिवीजन ऑफ पावर होती है, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि किसी गवर्नमेंट को यह लगे कि यार ये पावर मेरी है, ये मेरी पावर है, दूसरा बोलेगा ये मेरा पावर है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिस्प्यूट. तो उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, जो था ना रियल सेट ऑफ रूल्स. जैसे अगर दो टीम्स फुटबॉल खेलती है ना, तो फुटबॉल खेलने वाला एक साइड पर जो टीम है वो बोलेगा नहीं यार मेरे साथ जो हुआ ना वो फाउल है. दूसरे वाला बोलेगा ना ना हमने तो फाउल नहीं किया. तो अब दोनों ही अपने अपने लिए लड़ेंगे ना. सो ऐसे टाइम पर फुटबॉल के लिए एक बड़ा जरूरी होता है कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ रिटन रूल्स होने चाहिए, ताकि अगर इन केस ऑफ कोई डिस्प्यूट हो तो तुम उस बुक को, उस लॉ बुक को रेफर कर सको. इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है. अब है सिंगल सिटीजनशिप. देखो यार ऊपर लिखा था यूनिटरी फीचर. यूनी वर्ड आते ही वन होता है, और यहां पे वर्ड था सिंगल सिटीजनशिप. दैट इटसेल्फ आंसर्स द क्वेश्चन कि जी सिंगल सिटीजनशिप जो होगा वो एक यूनिटरी फीचर होगा. वो इसीलिए बोले कि पूरे देश में रिगार्डलेस ऑफ कि कितने स्टेट्स है, वी डोंट केयर, हम लोग एक ही सिटीजन है, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये यूनिटरी फीचर हो गया. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन कमिंग योर वे. अब ध्यान से आंसर देना. विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया expressly mentions the term Federation of India? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 368, none of the above. अरे सर ये तो आर्टिकल 1 है, हमको याद है. तुम्हें याद था? चलो जल्दी से आंसर दो फिर. ऑलराइट. Which of the following articles of the Constitution of India expressly mentions the term Federation of India? Quickly answer. दिस इस तरह के क्वेश्चन को गूगली क्वेश्चन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? गूगली. क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को देखते ही दे पाउंस ऑन द क्वेश्चन, बट बॉल किसी और ही दिशा में निकल जाती है. बेटा द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसका आंसर इज नन ऑफ दिस. इन अदर वर्ड्स आंसर इज डी. डी, यस. आई गेस मेनी ऑफ यू माइट हैव फॉल्टर्ड. बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो गए होंगे. इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है यार, बिल्कुल ऐसा संघीय ढांचा है, बट उसका मेंशन फेडरेशन नहीं लिखा हुआ. उसकी जगह लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. अगर तुम आर्टिकल 1 खोल के देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. नाउ आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस वर्ड एक्सप्रेसली. देखो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनका अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है.
एंड आई डोंट ब्लेम यू फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, राइट। हो सकता है तुम्हें स्कूल में कॉलेज में प्रॉब्लम हो, बट नॉनदलेस तुम्हें थोड़ी बहुत टेक्निकल इंग्लिश आनी जरूरी होती है टू बी एबल टू एड्रेस सच क्वेश्चन। जब हम एक्सप्रेसली वर्ड का मतलब बोलते हैं तो एक्सप्रेसली का मतलब होता है इन्हीं शब्दों में, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो अगर मैं बोल दूं कहीं पर, सपोज आर्टिकल 1 में लिखा होता इंडिया इज फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो वो इन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट शब्दों में, तो हम बोलेंगे कि इट इज एक्सप्रेसली रिटन। एक और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है, या समथिंग दैट यू शुड टेक ऑल्सो अंडरस्टैंड, इज इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब समझा जा सकता है, राइट। तो हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो कुछ चीजें जैसे जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, एज इट इज कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, कोर्ट को ऐसी पावर दी हुई है कि अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन। तो ये जो है, इसको फिर से मैं क्या बोलूंगा, समझा जा सकता है एज जुडिशियल रिव्यू। इट कैन बी इंप्लाइड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो इन दो शब्दों को जरा पकड़ के रखना, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है। एक्सप्रेसली का मतलब होता है इन्हीं शब्दों में एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हुए, बट हमारे आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहानी खत्म। आर्टिकल 1 में नहीं लिखा हुआ फेडरेशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गूगली थी। एक और क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, टी के बाद ई आना चाहिए था, ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। तो यहां पे है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, बोथ ए एंड बी, एंड प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बात करो, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस। Hurry up. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप यू बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर ऑफ कोर्स इसका है सी। पहले तो जिन लोगों ने ये आंसर दिया है, आई कंग्रेचुलेट यू कि तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आ गया। यू आर आंसरिंग दिस वेरी वेल। लेट मी एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव, दो एग्जीक्यूटिव जरूर होते हैं इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नॉमिनल का मतलब होता है इन नेम, डी जोरे, बाय लॉ, एक नाम के लिए होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स के पास होती है, तो वो रियल हेड एग्जीक्यूटिव है। ऐसे हर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। अगर आप इंग्लैंड जाओगे तो वहां पे राजा या रानी जो भी होगा, जो डायनास्ट होगा, वो एक नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव। और वहां का भी जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो रियल हेड एग्जीक्यूटिव होगा। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक नियम है। अगर आप यूएसए में चले जाओ, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो बनेंगे, ये नॉमिनल और रियल में डिवाइडेड नहीं है, ये हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो वहां पर जो अमेरिका में, यूएसए में जो सरकार है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहलाती है। हमारे यहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहलाती है। दूसरी बात है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ओके, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, वो भी कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो पूरा का पूरा, अगर तुम्हें मालूम है ना, जो सरकार होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो एज अ होल ऑपरेट करती है। अगर बहुमत है, अगर कॉन्फिडेंस है, अगर पूरा का पूरा नंबर्स है, तो पूरी सरकार के फेवर में है। अगर नहीं है, उनके पीछे, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लग गया या फिर उनको रिजाइन करना पड़ा,
तो पूरा का पूरा रिजाइन करेगी सरकार। ऐसे नहीं होगा कि एक सरकार का आधा पार्ट रिजाइन करेगा, आधा पार्ट नहीं करेगा। इसको बोलते हैं सिंक और स्विम टुगेदर। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा द मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब इसका एक तरीका यह भी था कि इसमें जो लास्ट वाला है, जो चॉइस है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते, हेड ऑफ द स्टेट होते, तो तुम एलिमिनेट कर सकते थे। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इंग्लैंड में भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा, इंग्लैंड में हेड ऑफ द स्टेट राजा या रानी होगा, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इसमें आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते थे एंड यू कुड हैव यूटिलाइज दिस टू। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इन द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, अब देखो आंसर देना। किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओहो, सोच समझ के आंसर दो, इसमें बहुत सारे भूल भुलैया है। इन द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत ही बढ़िया। अब आराम आराम से इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं, बट पहले मैं तुम्हें मार्क्स तो बता दूं। हाँ सर, आंसर इसका है बी। पहले लिख लो पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, इसका करेक्ट आंसर है। ये इंग्लैंड का थॉट प्रोसेस, इंग्लैंड की सरकार का बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने आंसर दिया +1 दे देना, रॉन्ग आने पर -1/3 और 0। नाउ लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस टू यू। तो पहले यहां पे देख लेते हैं क्या इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यार ये इंग्लैंड में एलिमिनेट कर दो, बिकॉज इंग्लैंड में प्रेसिडेंट ही नहीं होते, तो यहां पर ही कहानी खत्म कर देते। सो प्रेसिडेंट इंडिया में होते, और अगर इंडिया में भी होते तो वो हेड ऑफ द स्टेट होते। तो पहली बात तो यही सच है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कभी भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, आप हमेशा हेड ऑफ द स्टेट बोलोगे। सो दैट टेक्स मी टू चॉइस नंबर 1। तो किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अरे नहीं यार, इंग्लैंड में भी किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो पहली चॉइस भी गलत हो गई और दूसरी चॉइस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंग्लैंड में प्रेसिडेंट होते ही नहीं, वो रिपब्लिक है ही नहीं। सो वहां पर दोनों चीजें बदल गई। डी चॉइस इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ही नहीं है, ए चॉइस इसलिए बिकॉज किंग और क्वीन जो वहां का डायनास्ट है, जो मोनार्क है, ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। नाउ दैट लीव्स अस विद बी एंड सी। अब यहां लिखा है पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी मतलब जो चाहे वो कर सकते। इनफैक्ट एक कटाक्ष मारा जाता है, एक sarcastic रिमार्क मारा जाता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज टू फार अवे फ्रॉम रियलिटी, लेकिन करीब करीब फिर भी कटाक्ष तो कटाक्ष ही होता है। उसमें बोलते थे पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रोबेबली चेंजिंग अ मैन टू अ वुमेन। मतलब तुम समझ रहे हो कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी पास कर सकता है, कोई भी लॉ पास कर सकता है, एंड उसका जो लॉ है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। एज अपोज टू दैट, अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी, बिकॉज एवरी पार्लियामेंटरी लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट कैन वेरी इजीली नलीफाई एनी लॉ दैट इज पास बाय द पार्लियामेंट, which makes Indian Parliament not a sovereign body, but the British Parliament a sovereign body। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और जिन्होंने ये आंसर दिया, आई congratulate you। Let's look at one more question coming your way। In the model of democracy practiced in India, which of the following is true? King or queen is the head of the government, Parliament is a sovereign body, Parliament is not a sovereign body, President is the head of the government। I think जिस तरह से मैंने तुम्हें explain किया था, I don't think you should go wrong on this question now। In the model of democracy practiced in India, which of the following is true? Quickly answer। घड़ी बुला रही है।
in the model of democracy practiced in India? Quickly answer. All right. बहुत ही बढ़िया. I hope you were able to answer this question and the answer is सामने है. मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया था वैसे तो. Should have not gone wrong on this. Parliament is not a sovereign body. यही था, बाकी सब सेम ही था. अगर यहां पे भी देखा जाए तो इंडिया में प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट. सो यू कैन एलिमिनेट चॉइस नंबर डी. किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. यार किंग और क्वीन तो है ही नहीं इंडिया में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. अब फिर रह गया रिमेन्स बिटवीन बी एंड सी. पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी, पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी. पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी because it is subject, every law that is passed by the parliament is subject to judicial review. So बहुत ही आराम से ये eliminate हो सकता था and I think you were able to answer this question. So कभी कभी एक ही क्वेश्चन से निकला हुआ बहुत सारे टॉपिक्स काम आ जाते हैं. Next question. The word unity has been added to the preamble by 44th Constitutional Amendment Act 1978, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, 99th Constitutional Amendment Act 2014 या none of the above. क्या कहां से क्वेश्चन कहीं भी चले जाता है. Hurry up, this is the last question of the day. Quickly. The word unity has been added to the preamble by the. ये क्या बात हुई यार, इसमें क्या गड़बड़ है. इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे ये क्वेश्चन. द वर्ड यूनिटी हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द. ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसका आंसर डी है. व्हाट? डी है. यूनिटी वर्ड हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Unity word पहले से ही था. Integrity word 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 से डाला गया. So गड़बड़ तुम्हें लगा होगा इंटेग्रिटी से कंफ्यूजन. इट इज नॉट. तो वो कंफ्यूजन था, गूगली थी. सो दैट इज हाउ वी आंसर दीज क्वेश्चंस. और मैं चाहता हूं कि तुम अपना स्कोर शेयर करो. तुम्हारे राइट कितने आए, रॉन्ग कितने आए. फॉर द राइट वंस अपने आप को +1 मार्क देना. फॉर द रॉन्ग वंस अपने आप को -1 मार्क्स, -1/3 करना एंड देन शेयर दीज मार्क्स. और इसका इरादा यह करना कि यू हैव टू इंप्रूव अपॉन दिस स्कोर again and again and again and again. That is how I will tell you. Make sure that you always utilize these questions. अपने सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, but also for the art of taking these multiple choice questions correct. So we'll sign off. Okay, one final time आप सब लोगों के लिए ये एक important announcement, right? That 55% off चल रहा है. Amazing offer. 12 months 23,999, 18 months 25,999. If you crack UPSC CSE 2026, we'll be very happy. But in case you don't, you get a free extension for the next year. Use my code SEDLIVE. I'll see you next time. I hope you have enjoyed this. Drop in a comment whether you enjoyed this or not, और आप ऐसे चाहते हो कि और ऐसे sessions आए, तो I will bring such sessions for you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.